नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी 2 दिन पहले की ही बात है, मैं चंद्रबाबू नायडू का एक इंटरव्यू सुन रहा था। वो कह रहे थे कि जब हरियाणा में चीफ मिनिस्टर का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तो हम लोगों को चंडीगढ़ जाने का मौका मिला। हम लोगों मतलब एनडीए के जितने भी घटक दलों के मुख्यमंत्री हैं, उन सबको भी उस शपथ समारोह में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि वहीं हमें पता लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी चीफ मिनिस्टर्स से बात भी करने वाले हैं। वो मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग 4.5 घंटे लंबी खिंच गई। और जब एंकर ने उनसे पूछा कि उस मीटिंग का एजेंडा क्या था, तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ग्रेट लीडर हैं। उनके पास एक विजन है, उनके पास एक विचार है, उनके पास हमेशा एक ब्लूप्रिंट होता है। वो 2029 के लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रहे थे उस मीटिंग में बैठ कर के। और इस बीच जितने राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वो उनकी भी बात कर रहे थे। और दूसरे मुद्दे भी थे, अलग अलग राज्यों की जो विकास योजनाएं हैं, उन्होंने उसका भी फीडबैक लिया था। एक दूसरी घटना, अभी कुछ ही समय पहले की बात है। बिहार में कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए, कुछ का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए थे। नीतीश कुमार की जैसे ही मंच पर एंट्री हुई, वैसे ही आगे बढ़कर उन्होंने प्रधानमंत्री का पैर छू लिया। बीच में ही प्रधानमंत्री ने उनको झुकने से रोका और फिर उन्हें उनकी सीट तक वो लेकर के गए। वैसे नीतीश बाबू अब नहीं हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पटना में होने वाली थी और उन्होंने पहले से ही प्रस्तावित उनका डिनर जो है वो रद्द कर दिया था, केवल इसलिए क्योंकि बिहार में जो बाढ़ आई थी, उसके लिए गुजरात सरकार ने, उस समय वहां मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने 6 करोड़ रुपया देने का ऐलान किया था और वो भी पटना पहुंच रहे थे कार्यकारिणी की बैठक में। आज नीतीश कुमार को इस बात का पता है कि ये नरेंद्र मोदी का ही करिश्मा है कि वो मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं। और चूंकि उम्र में भी नरेंद्र मोदी उनसे बड़े हैं, तो वो अब जरा भी नहीं हिचकते हैं सार्वजनिक सभाओं में भी उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेने से। भले ही एक राजनीतिक जेस्चर हो या संकेत और संदेश देने की एक उनकी तरफ से कोशिश हो, लेकिन ये दो घटनाएं क्या बताती हैं? जब केंद्र में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे, तो ये वामपंथी मीडिया और एक पूरा इकोसिस्टम और कुछ विरोधी दल इस बात को लेकर के आशंका व्यक्त कर रहे थे कि साहब, दो चेहरे ऐसे हैं अब इस सरकार के साथ जो कभी भी इस सरकार को डिस्टेबलाइज कर देंगे, गिरा देंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रेट लीडर बता रहे हैं और नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी के पैर छूते हैं। एक और घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा मूल विषय पर आने से पहले। सज्जाद नोमानी का नाम तो आपने इन चुनाव में खूब सुना है, खास तौर से महाराष्ट्र के चुनाव में 10 दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। जो महाविकास आघाड़ी के नेता हैं, शरद पवार, कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे, उनके सामने 17 मांगों का एक लंबा सूची पत्र देने वाले। और ये वैसी ही मांगे थी जैसी जिन्ना ने 1929 में रखी थी कांग्रेस के सामने और अंग्रेजों के सामने, और जिसके बेस पर फिर बाद में विभाजन हुआ। उन्होंने वोट जिहाद की बात की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को हराने
और केंद्र से मोदी सरकार को चलता करने का भी ऐलान किया था। ये लोग इतने ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि अति आत्मविश्वास और अति उत्साह के शिकार थे कि ये केवल महाराष्ट्र के चुनाव की बात नहीं कर रहे थे, ये केंद्र सरकार को चलता कर देने की बात कर रहे थे। उन सज्जाद नोमानी को नतीजे आने के बाद अपनी औकात का पता लगा कि औकात क्या है, और सार्वजनिक रूप से ही उन्होंने माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि जिनकी भी भावनाओं को ठेस पहुंची है चुनाव के दौरान हमारे बयानों से या हमारी अपीलों से, हम उसके लिए उनसे माफी मांगते हैं। एक और घटना का उल्लेख करना जरूरी होगा। सेंट्रल हॉल में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू साहिबा का भाषण था संविधान दिवस के अवसर पर। अब सेंट्रल हॉल की जगह उसका नाम संविधान सदन ही हो गया है। जब राष्ट्रगान हो रहा था, सब उसको उच्चारित कर रहे थे, सबके होठ हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। राष्ट्रपति के भी, प्रधानमंत्री के भी, उपराष्ट्रपति के भी, दोनों सदनों के स्पीकर और सभापति के भी, और जो डिप्टी स्पीकर हैं उनके भी। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उच्चारण नहीं कर रहे थे राष्ट्रगान का, और यह बात यहीं तक सीमित नहीं है। जब राष्ट्रपति का लास्ट में सब अभिनंदन कर रहे थे हाथ जोड़ करके, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, आपके सभापति, उपसभापति, सब उस समय, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी हाथ जोड़ करके अभिवादन किया उनका, राहुल गांधी ने नहीं किया। यानी एक तरफ सज्जाद नोमानी है जो मोदी सरकार को चलता कर देने की बात कर रहे थे, वो माफी मांग रहे हैं कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो हम माफी मांगते हैं। राहुल गांधी 89 डिफीट के बाद भी अपनी एरोगेंसी से पीछा छुड़ाने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, जम्मू कश्मीर में हारे, और मैं तो झारखंड में भी उनकी पार्टी की तो हार ही मानूंगा अगर 81 के सदन में केवल 16 सीटें आ रही हैं। ये अलग बात है कि बेशर्मी के साथ आप चूंकि गठबंधन में हैं तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी मांग रहे थे, जो हेमंत सोरेन ने देने से इनकार कर दिया। और उमर अब्दुल्ला भी इनसे पहले, जब ये 2 कैबिनेट बर्थ मांग रहे थे और स्पीकर मांग रहे थे, तो इनको झटका दे दिया था, क्योंकि सबको इनकी हैसियत दिखाई दे रही है और अलग अलग राज्यों में जो इनकी दुर्गति हो रही है वो भी दिखाई दे रही है। इसके बावजूद इनका अहंकार कम होने का नाम नहीं ले रहा है, और इससे उत्कृष्ट उदाहरण कोई दूसरा नहीं हो सकता है जो आज ठाणे में देखने को मिला है। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, जिनको 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने, और मैं तो कहूंगा कि देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम बनाया, इसके बावजूद कि उनके पास केवल 40 अपने एमएलए थे जो वो शिवसेना से लेकर के आए थे और 10 निर्दलीय थे, उनको सीएम बनाया। और जिनके पास 106 एमएलए थे, 105 एमएलए थे, उन देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री होना स्वीकार किया। अब जब से ये महाराष्ट्र के नतीजे आए हैं, तब से वामपंथी मीडिया, पूरा इकोसिस्टम और कांग्रेस से लेकर के तमाम दल, वो सब एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और आज सुप्रिया सुले का जरा बयान भी देखिए, ये लोग कितने बेशर्म लोग हैं। उनका बयान आया है कि साहब, जिस तरीके से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया था, उसी तरीके से अब एकनाथ शिंदे को भी धोखा दे रही है और मुख्यमंत्री पद पर अपनी दावेदारी कर रही है। इनकी इनकी नीयत में ही खोट है, इनकी सोच में ही खोट है, और ये किस तरह से चीजों को ट्विस्ट करते हैं, साजिशें रचते हैं ताकि मतभेद पैदा किए जा सकें, चीजों को खराब किया जा सके।
यानी महाराष्ट्र की जनता ने जिस परिवार को, शरद पवार उनकी बेटी को, उनकी पार्टी को 288 के सदन में केवल 10 एमएलए दिए हैं, उसकी नेता जो है वो अब ये तय करना चाह रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन को जनादेश मिला है तो उनका मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए। एकनाथ शिंदे ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, इस सारे वामपंथी मीडिया, सारे इकोसिस्टम, जितने विरोधी दल पिछले 3 दिन से जब से नतीजे आए हैं, ये जो साजिशें रच रहे थे, ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी सारे की हवा निकाल करके रख दी। और एकनाथ शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने मुझ पर विश्वास किया। मैं 2.5 साल चीफ मिनिस्टर रहा, हमने 124 फैसले लिए, हमने बहुत काम किया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मजबूती के साथ मेरे पीछे खड़े हुए थे और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनने का बिल्कुल भी लालच नहीं है। मैंने कल ही प्रधानमंत्री को फ़ोन किया है, गृह मंत्री को फ़ोन किया है, मैंने उनसे कहा है कि आप जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। मुझे बीजेपी का चीफ मिनिस्टर भी मंजूर है। एकनाथ शिंदे के कुछ अति उत्साहित एमएलए, कुछ दूसरे पदाधिकारी, कुछ उनके समर्थक, वो भी नारेबाजी कर रहे थे और मीडिया में कुछ बयानबाजी हो रही थी कि एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में चूंकि चुनाव लड़ा गया है, इसलिए उन्हीं को कंटिन्यू रखना चाहिए, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कुछ विश्लेषक भी और सीनियर विश्लेषक भी ये कह रहे थे कि भाई, चूंकि मराठाओं ने एकनाथ शिंदे को ही असली अब शिवसेना प्रमुख मान लिया है, असली मराठा नेता मान लिया है, तो अगर शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसों की मराठा राजनीति को खत्म करना है, जरांगे पाटिल जैसों को डिफ्यूज करना है, ताकि आगे फिर वो धरने, प्रदर्शन और आमरण अनशन की राजनीति ना करें, डर्टी पॉलिटिक्स ना करें, तो एकनाथ शिंदे को आगे करना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे भी जानते हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के बीजेपी की सारी लीडरशिप भी जानती है कि एक्चुअल में जन संदेश क्या है जो महाराष्ट्र की जनता ने अभी जनादेश दिया है, या जो भी जनमानस दिखाई दिया है, परिलक्षित हुआ है नतीजों से। 148 सीटों पर, 149 सीटों पर जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के अगर 132 एमएलए चुन करके आ रहे हैं, यानी स्ट्राइक रेट जिस पार्टी का 89% हो, उसकी आप अनदेखी कर सकते हैं क्या? या उससे आप ये कह सकते हैं क्या कि नहीं नहीं, आप तो चीफ मिनिस्टर मत दीजिए अपना, और जो आपकी सहयोगी पार्टियां हैं वैसा ही उन्हीं को आप आगे कंटिन्यू करिए, या जैसा बिहार में आप कर रहे हैं वैसा ही महाराष्ट्र में भी करिए। 2.5 साल पहले जब एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, हक उस समय भी देवेंद्र फडणवीस का ही बनता था, क्योंकि पर्दे के पीछे से जितनी घटनाएं हो रही थी, चाहे विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी हो, राज्यसभा के चुनाव में कामयाबी हो, शिवसेना के तोड़े जाने या टूटने की घटना में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने भूमिका निभा करके इन लोगों को सबक सिखाया था कि अगर 2019 के जनादेश को आप धता बता सकते हैं, आप उसके साथ गद्दारी कर सकते हैं और विपरीत विचारधाराओं वाली एनसीपी और कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, तो फिर आपको इस तरह भी सबक सिखाया जा सकता है। तो उसमें भी देवेंद्र फडणवीस की भूमिका थी। इसके बावजूद जब ये कहा गया कि भाई एक मैसेज देना है कि हम सत्ता के या मुख्यमंत्री पद के लालची नहीं हैं और एकनाथ शिंदे को चीफ मिनिस्टर बनाओ, तो वो तैयार हो गए थे। और 5 साल जो आदमी मुख्यमंत्री रह चुका हो, वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनने को तैयार हो गया था।
लेकिन जिस पार्टी के का स्ट्राइक रेट 89% रहा हो, 149 में से जिसके 132 एमएलए जीत करके आ गए हों, उसका चीफ मिनिस्टर ना बने। इससे जो जीत कर आए हुए एमएलए हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, जो पूरा कैडर है, उसमें कितना निराशा का भाव पैदा होगा, इसका अंदाजा सहज भाव से आप लगा सकते हैं। और ये जन दबाव ही है, यही सारी घटनाएं हैं जिनकी वजह से एकनाथ शिंदे को सामने आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फोन करके ये कहना पड़ा कि आप जो भी फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा, मुझे बीजेपी का मुख्यमंत्री भी मंजूर हैं। उन्होंने बेहद सधे हुए शब्दों में न केवल समझदारी का परिचय दिया है, बल्कि उद्धव ठाकरे को भी एक संदेश भेजा है, एक सीख दी है, एक सबक दिया है। जिन्होंने अपने पिता के विपरीत जाकर के एक गलत राजनीति ली, गलत दिशा पकड़ी और जिनके खिलाफ इनके पिताजी आजीवन संघर्ष करते रहे, राजनीति करते रहे, उन एनसीपी और कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए, केवल मुख्यमंत्री पद के लालच में। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री पद का कोई लालच नहीं है, और जब वो ऐसा कह रहे थे तो वो उद्धव ठाकरे को ही सीख दे रहे थे और एक संदेश भेज रहे थे। तो रास्ता साफ हो गया है साहब, देवेंद्र फडणवीस का। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है जिसमें महायुति के तीनों घटक दल यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी के नेता शामिल होंगे। उसमें आगे का सारा रोड मैप तय होगा, किसको कितने मंत्रालय मिलेंगे, कौन से मंत्रालय मिलेंगे और कौन डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेगा, चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये तो अब तय ही हो गया है कि देवेंद्र फडणवीस ही बनने हैं। तो ये सारी चीजें जितने सहज तरीके से हो रही हैं और इससे जो एक सकारात्मक संदेश गया है, इससे अगर ये पूरा इकोसिस्टम, वामपंथी इकोसिस्टम भी और ये विरोधी दल भी और खास तौर से ये राहुल गांधी जैसे एरोगेंट लीडर अगर कुछ सीख सकें, ग्रहण कर सकें, तो ये उनके लिए ही फायदेमंद होगा, किसी और के लिए नहीं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।